सेंटर ऑफ मास में हम लोग नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास की लास्ट हेडिंग भी है, ठीक है, और काफी इजी हेडिंग है। क्या? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दरअसल देखो होता क्या है, जैसे मान लिया एक पार्टिकल सिस्टम है। अब एक पार्टिकल सिस्टम है और उसके पार्टिकल्स पहले किसी पॉइंट पर थे और उसका सेंटर ऑफ मास किसी ना किसी पॉइंट पर था। अब मान लिया उन पे लग गया कुछ फोर्स, जैसे उन पे फोर्स लगेगा पार्टिकल कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो गए। जैसे पार्टिकल कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होएंगे, पार्टिकल के डिस्टर्ब होते ही हो सकता है कि उसका सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट से शिफ्ट होकर कहां चला जाए, दूसरे पॉइंट पर चला जाए। तो उस कंडीशन में हमें मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिस्क्राइब करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा भी कई बार हो जाता है कि एक ही ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट है, उस पर कुछ फोर्स लगाया हम लोगों ने, फोर्स लगाने के लिए वो कुछ पार्ट्स में स्प्लिट हो गया और पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, अलग अलग पार्ट अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है या सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो उस कंडीशन में भी हमें सेंटर ऑफ मास की मोशन को डिस्क्राइब करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बेटा, तो देखो ध्यान दीजिएगा, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग स्टार्ट करें इससे पहले आप लोग एक बार फॉर्मूला दोबारा लिख दीजिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का। किसका बेटा? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बताओ क्या फॉर्मूला होता है? आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 r1 प्लस mn ra अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। ये होता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए। चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा हम लोगों ने, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ये कंटेंट आपको मिल जाएगा कि मोशन ऑफ, ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कभी भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछे तो क्या करना पड़ता है? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। वहां पे क्वेश्चन भी हमने बहुत सारे करे थे। ठीक है जी। अब देखो ये तो क्या होगी? पोजीशन। अब हमें क्या फाइंड करना? वेलोसिटी। क्या? वेलोसिटी। इसमें तो मोशन नाम की कोई चीज नहीं है। जब मोशन हो रही है इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या होगी? वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या बेटा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत सिंपल है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट। जैसे इस पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। यहां पर m1 तो क्या है? कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो v1 आएगा। तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn vn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। हो जाएगा भाई? ठीक है जी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? एक्सीलरेशन। तो इसका डिफरेंशिएट करा तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन। इसको डिफरेंशिएट करो तो सारी वेलोसिटी किसमें बदल जाएंगी? एक्सीलरेशन में। तो m1 a1 प्लस m2 प्लस mn an अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। बोलो समझ में आया क्या? ये क्या हो गया? पोजीशन। ये क्या होगी? वेलोसिटी। ये क्या हो गया? एक्सीलरेशन। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। अब देखो गौर करना एक छोटा सा पॉइंट। मान लिया कोई पार्टिकल सिस्टम था। क्या था? पार्टिकल सिस्टम था। कोई क्या था? पार्टिकल सिस्टम था। उसके पार्टिकल थोड़े थोड़े डिस्टर्ब हो गए। कोई पार्टिकल सिस्टम था, उसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज था। उसके पार्टिकल थोड़े थोड़े क्या हो गए? डिस्टर्ब हो गए। पहला पार्टिकल कुछ डिस्टर्ब हो गया, दूसरा पार्टिकल कुछ डिस्टर्ब हो गया अपनी पोजीशन से। तो बताओ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। यस और नो? यदि पार्टिकल थोड़े थोड़े डिस्टर्ब हो जाए तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो सकता है। हो सकता है ना भी होए, हो सकता है ना भी होए, क्योंकि दो पार्टिकल जब शिफ्ट होते हैं तो सेंटर ऑफ मास काउंटर बैलेंस भी तो हो सकता है। सोच के देखो, पहले जैसे दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर थे, दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पर था? यहीं पे था। अब मान लिया दोनों ही थोड़े थोड़े इधर खिसक जाए, दोनों सेम मास के और दोनों थोड़े थोड़े इधर खिसक जाए, तो सेंटर ऑफ मास तो उधर ही हो जाएगा, ही नहीं हो जाएगा। हालांकि दोनों शिफ्ट हो गए लेकिन सेंटर ऑफ मास फिर भी वहीं पर है। तो पार्टिकल के डिस्टर्ब होने से हो सकता है सेंटर ऑफ मास क्या हो जाए? चेंज हो जाए। गौर करना, नोट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास may
change due to shifting of particles of particle system। अरे बोलो सही बोला क्या? पार्टिकल सिस्टम के पार्टिकल्स के शिफ्ट होने की वजह से हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाए, हो सकता है कि शिफ्ट ना हो। यस और नो? क्योंकि काउंटर बैलेंस नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है जी। तो देखो एक बात गौर करना, मान लिया पहला पार्टिकल डेल्टा R1 शिफ्ट हुआ, सेकंड पार्टिकल डेल्टा R2 शिफ्ट हुआ, थर्ड पार्टिकल डेल्टा R3 शिफ्ट हुआ, तो बताओ सेंटर ऑफ मास कुछ ना कुछ शिफ्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कैसे फाइंड करोगे? डेल्टा R सेंटर ऑफ मास, डेल्टा R सेंटर ऑफ मास इक्वल टू M1 डेल्टा R1 M2 डेल्टा R2 प्लस Mn डेल्टा Rn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस Mn। बोलो भाई समझ में आ रहा है क्या? यदि पार्टिकल शिफ्ट हो जाएं, यदि पार्टिकल क्या हो जाए? शिफ्ट हो जाए, तो सेंटर ऑफ मास इतना शिफ्ट हो जाएगा। हो सकता है इसकी वैल्यू 0 आए, हो सकता है इसकी वैल्यू पॉजिटिव आए, हो सकता है इसकी वैल्यू नेगेटिव आए। जो भी फॉर्मूले लिखे हैं मैंने सारे के सारे वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं। किस में लिखे हैं बताओ? वेक्टर फॉर्म में। इसका मतलब क्या हुआ? या तो आपको डेटा वेक्टर फॉर्म में लिखने हैं, नहीं तो आपको प्लस माइनस में लिखने हैं। इधर वालों को प्लस, इधर वालों को माइनस, या तो यूं प्लस माइनस में लिखने हैं। और यदि 2D मोशन हो जाए तो 2D मोशन हो जाए तो आई कैप जे कैप की फॉर्म में लिखने हैं। यस और नो? 3D हो जाए तो आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में लिखने। मतलब डेटा लिखने किस फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में लिखने। क्योंकि मैंने सारे के सारे फॉर्मूले आपके लिए किस में लिखे हैं? वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं। बोलो भाई समझ में आया क्या? तो यदि पार्टिकल्स में शिफ्टिंग डेल्टा R1 डेल्टा R2 डेल्टा Rn इस प्रकार से शिफ्टिंग हुई तो बताओ सेंटर ऑफ मास में इतनी शिफ्टिंग होगी कि नहीं होगी? क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। देखो पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट सेकेंड, एक सिस्टम था। क्या था? एक सिस्टम था। सिस्टम से मतलब समझते हो? जैसे अपनी क्लास क्या है? सिस्टम है, जिसमें इतने पार्टिकल तो तुम और एक पार्टिकल में हूं। यस और नो? तो ये क्या है? एक सिस्टम है। यस और नो? तो एक सिस्टम था। सिस्टम में क्या थे? बहुत सारे पार्टिकल थे, बहुत सारे पार्टिकल्स थे। यदि सिस्टम की इनिशियल वेलोसिटी, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। यू सेंटर ऑफ मास 0 है, मतलब पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास है, पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास है वो इनिशियली क्या है? रेस्ट में है। गौर करो मैं क्या बोल रहा हूं। पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास है वो इनिशियली क्या है? रेस्ट में है। और फिर उस पर कोई फोर्स भी नहीं लगा, फिर उस पर कोई फोर्स भी नहीं लगा। एफ एक्सटर्नल भी क्या है बताओ? 0। एफ एक्सटर्नल की बात कर रहा हूं, इंटरनल की बात नहीं कर रहा हूं। कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लगा। पहली बात तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और फिर फोर्स भी नहीं। जब फोर्स नहीं तो बताओ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होएगा क्या? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं होएगा। और जब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखो पहली बात तो वेलोसिटी 0 और दूसरी बात एक्सेलरेशन भी 0। कि पहली बात तो रेस्ट में और दूसरी बात चेंज भी नहीं। पहली बात तो रेस्ट में और दूसरी बात चेंज भी नहीं। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ 0 होएगी कि नहीं होएगी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होएगी? 0 होएगी। कब की बात है ये? जब इनिशियली रेस्ट में हो, जब इनिशियली रेस्ट में हो, इनिशियली क्या हो? रेस्ट में हो और फिर फोर्स ना लगे। इनिशियली रेस्ट में हो और फिर फोर्स ना लगे। फोर्स ना लगे तो एक्सेलरेशन नहीं होएगा, और एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी गेन करेगा क्या? नहीं करेगा। पहले से वेलोसिटी है भी नहीं, गेन भी करी नहीं है, तो फाइनल वेलोसिटी भी 0। फाइनल वेलोसिटी 0 तो इसमें कोई शिफ्टिंग हो सकती है क्या? पहले से भी रेस्ट में और फिर चेंज भी नहीं, तो बताओ शिफ्टिंग हो सकती है क्या? तो डेल्टा R सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होएगा? 0। मतलब इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। कोई शिफ्टिंग नहीं होगी तो बताओ इसकी जगह में 0 लिख दूं? इसकी जगह 0 लिखूंगा तो देखो ये उठ के इधर आके 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? M1 डेल्टा R1 प्लस M2 डेल्टा R2
इक्वल टू 0। बहुत ही काम का एक्सप्रेशन है क्या भाई, बहुत ही काम का एक्सप्रेशन है। लगाओगे कब, बहुत ही काम का है, बहुत ही शानदार शानदार सुंदर सुंदर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कब यूज करोगे, जब सिस्टम ऑलरेडी रेस्ट में हो, सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी रेस्ट में हो, और फिर फोर्स भी ना लगे। फोर्स कौन सा, एक्सटर्नल वाला फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जब फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। तो पहली बात तो वेलोसिटी 0, दूसरी बात चेंज भी 0, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट का रेस्ट में ही रह जाएगा, तो उसमें शिफ्टिंग कितनी होगी, 0। क्लियर है भाई, कोई डाउट? ठीक है जी, कुछ एक क्वेश्चन करें? बिल्कुल, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और देखो ये वाला मास कितना हो गया, 2 kg, और ये वाला हो गया जी कितना, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 कर दे, 5 मीटर पर सेकेंड। इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बतानी है। क्या बतानी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये अपने को फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? सोल्व करेंगे, बोलो अरे बोलो बोलो, सोल्व करें। सॉल्यूशन, क्या भाई, सॉल्यूशन। अब देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, पूरा फॉर्मूला तो मैं दोबारा लिखूंगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला जब तक लिखेंगे तब तक केमिस्ट्री का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला तुमको पता है? ठीक है जी, बोले सर पहले क्यों लिखा, फिर पहले एक बार तो बताना ही पड़ता। मास कितना बताओ, 1, यहीं से शुरू कर दे, 1, और ये 3, m1 v1, किधर की ओर, इधर की ओर, क्या होएगा बताओ, आई कैप, प्लस ये वाला देखो मास कितना, 3, वेलोसिटी कितनी, 4, किधर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर क्या होता है, जे कैप। फिर देखो ये मास कितना, 2 kg, चलो 2 kg लिख देते हैं पहले, 2, वेलोसिटी कितनी, 5, किधर की ओर, इधर की ओर, क्या हो गया, माइनस, क्या हो गया, आई कैप। फिर ये वाला मास कितना बताओ, 4 kg, वेलोसिटी कितनी, 2 मीटर पर सेकंड, किधर की ओर, नीचे की ओर, माइनस जे कैप। अपॉन में सभी को क्या करके लिखेंगे, ऐड करके लिखेंगे। 1 + 4, 5 हो गया, 5 + 2 7, 7 + 3 10 kg हो गया जी, 10 kg। कितना हो गया, आई वालों को एक साथ लिख लो, 3 आई कैप माइनस 7 आई कैप, कितना बच गया बताओ, 7 कहां से, माइनस 10 आई कैप, माइनस, देखो अरे इधर सॉरी बेसुरी हो रहे, इधर तो क्या हो गया 3 आई कैप, इधर क्या हो गया माइनस 10 आई कैप, कितना बचेगा, माइनस 7 आई कैप को 10 से डिवाइड कर दो, माइनस का 0.7 कैप। क्लियर है? जे वाले देखो कितना हो गया, 12 हो गया, ये कितना माइनस है, कितना बचा, +4 जे कैप, डिवाइड बाई क्या करना है 10, तो 0.4 जे कैप मीटर पर सेकेंड आंसर। यदि बाई चांस इसकी वेलोसिटी पूछी जाए, क्या पूछी जाए, वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछी जाए, वेलोसिटी तो आएगी। यदि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करोगे बायोलॉजी वालों, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर का अंडर रूट कर दोगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यदि अपने को वेलोसिटी क्या पूछ ले, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो भाई -0.7 आई कैप, ये कौन सी एक्सिस होगी, वाई एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस। बनाए भाई डायग्राम एक छोटा सा, 0.7 माइनस आई कैप है, बोले तो इधर की और 0.7 आई कैप माइनस का था, तो ऐसा पूरा क्या लिखना, बस समझ तो रही हो तुम लोग, 0.7 मीटर पर सेकेंड, माइनस का इसलिए इधर की ओर बना दिया। फिर देखो 0.4 जे कैप, तो ये वाला बताओ 0.4 जे कैप का मतलब प्लस का है, तो 0.4 मीटर पर सेकेंड ये इधर की ओर, तो बताओ नेट वेलोसिटी ये वाली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, वी नेट। ठीक है, अब एंगल आपको किसी भी साइड से पूछा जा सकता है, तो मान लिया इस साइड से एंगल आपसे पूछा जाए, ये थीटा पूछा जाए, क्या करोगे बताओ, tan थीटा, tan थीटा,
टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 4/7 थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4/7। अब कई बच्चे सोच रहे सर एंगल जो है इधर से पूछ ले तो इधर से पूछ ले तो 180 में से इसको माइनस कर दो, यस और नो, 180 में से इसको माइनस कर दो। फिर कहीं सोचते सर हमको कैसे पता लगेगा कि tan 4/7 की वैल्यू कितनी होगी, एग्जाम में पता कैसे लगाएंगे, ऐसा उस एग्जामिनर को पहले से पता है कि तुम लोग इसका पता नहीं लगा सकते इस बात को, इसलिए वो या तो ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं और देगा तो ऐसी फॉर्म में आंसर होंगे। तो वैसी ऐसी अनावश्यक टेंशन होती है ना, उनकी टेंशन मत लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हद से ही ज्यादा सिंपल। ये क्या है, एक पुली है, पुली जानते हो तुम लोग, इधर एक ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, इधर एक ये 5 kg का ऑब्जेक्ट, क्या है 5 kg का ऑब्जेक्ट, क्लियर। आपको बताना है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या बताना है बताओ, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बोलो बता सकते हो क्या। डायग्राम आजकल मेरे सीधा बनता ही नहीं वास्तव, दिखाई डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, सही बात है, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, मुझे भी ऐसा लग रहा है। देखो यहाँ ये 2 kg हो गया और ये कितना हो गया 5 kg हो, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है, बोलो बता सकते हो क्या। वेरी सिंपल, इधर देखो पहले तो दोनों का एक्सीलरेशन वैसे पता करो, कितना होएगा बताओ, इधर कितना लग रहा है 5g, ए इक्वल टू क्या होता है इसमें एफ नेट बाई एम नेट, इधर कितना लग रहा है 50 न्यूटन, इधर कितना लग रहा है 20 न्यूटन, क्या हो जाएगा बताओ 50 माइनस 20, 50 माइनस 20, याद है क्या एनएलएम, ये तो एनएलएम की एबीसीडी में आता है, 50 माइनस 20 बाई 5 प्लस 2, क्लियर, कितना बच गया 30/7, 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सीलरेशन किधर की ओर होगा, इधर की ओर, इसका एक्सीलरेशन इधर की ओर, इसका एक्सीलरेशन ऊपर की ओर, कोई डाउट, कोई खिचखिच, हवा लगी, ठीक है जी। अब देखो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला अभी भी आप लोगों ने पढ़ा, ये रहा m1a1 प्लस m2a2 अपॉन a1 प्लस m2, करें भी सोल्व, तो m1 बताओ, m1 ये ले लेते हैं, m1 इसको बोल देते हैं, कितना हो गया 2 kg, एक्सीलरेशन कितना 30/7, ऊपर की ओर है, प्लस लिख दें, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रही है, ओनली वाई एक्सिस के अलोंग, तो ऊपर वालों को प्लस और नीचे वालों को क्या लेके चल लो माइनस, तो ये तो ऊपर जा रहा है तो क्या लिख दिया प्लस। इसके लिए देखो मास कितना बोलो 5, बोलो बोलो मास कितना 5, एक्सीलरेशन 30/7, किधर है एक्सीलरेशन नीचे की ओर, क्या लिख दे बोलो माइनस डिवाइडेड बाई 7, कोई डाउट हो तो बोल दो। तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये कितना हो गया 60/49, 60/49 माइनस 150/49, तो ये कितना हो गया बताओ 90/49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है आंसर। माइनस का आ रहा है, इसका मतलब किधर की ओर बताओ डाउनवर्ड, क्या हो जाएगा अभी डाउनवर्ड, कोई डाउट हो तो बोलो। आपको पूछ ले कि 2 सेकंड बाद में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ तो बोलो बता सकते हो क्या। 2 सेकंड बाद में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ तो बोलो बता सकते हो नहीं बता सकते। 2 सेकंड बाद में इसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, 2 सेकंड बाद में इसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, फिर m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 लगाओ, खेल खत्म, कर सकते हो ऐसा। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन फिर और करवा देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है क्या बताना बेटा, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड करना है, क्या करना है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये वाला एंगल दे रखा है अपने को 37 डिग्री,
मेजर करके देख लेना 37 ही है, देखो तो ये 37 डिग्री। अब यहां पर क्या है, एक पुली, इधर से क्या है, एक मास, कितने मास है, m है। ये वेज क्या है, फिक्स्ड है। बोलो बोलो, समझ में आ गया? इधर से क्या हो गया बताओ, दूसरा ब्लॉक है, उसका ही मास कितना है, m है। क्वेश्चन समझ में आया? सारी सरफेस फ्रिक्शनलेस, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। बताओ कर सकते हो क्या? देखो मैं करूं कि आप लोग करोगे? चलो 30 सेकंड का, तो 1 मिनट का टाइम दिया, 1 मिनट का टाइम आपको दिया। ध्यान दो, समझो भाई। देखो इस पर इधर की ओर कितना फोर्स लगेगा बताओ आप लोग, mg। इधर की ओर इस पे कितना फोर्स लगेगा, mg। इधर की ओर कितना लगेगा, mg sin 37, मतलब कितना हो गया, 3mg/5 हो गया ये। sin 37 3/5 होता है, पता है क्या आपको ये? तो ये 3mg/5। बताओ एक्सीलरेशन इधर की ओर होगा कि नहीं होगा? बताओ एक्सीलरेशन इधर की ओर होगा कि नहीं होगा? एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो इसका एक्सीलरेशन यदि a हुआ तो इसका भी एक्सीलरेशन कितना होगा बताओ, a होगा। यस सर कि नो सर? बताओ एक्सीलरेशन कितना होएगा? इधर तो कितना लग रहा है, mg, इधर कितना लग रहा है, mg माइनस 3mg/5। बोलो mg, और इधर कितना लग रहा है, 3mg/5। यस और नो? इधर लग रहा है mg, इधर लग रहा है 3mg/5, तो mg माइनस 3mg/5 एफनेट। ये क्या हो गया, एफनेट। भाई एमनेट कितना हो गया, 2 है, m से m कैंसिल, कितना हो गया बताओ, 2g/5। क्लियर है क्या? बोलो। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, क्या करना अपने को, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करना बेटा। वेक्टर फॉर्म में लगाते हैं फॉर्मूला, अच्छा जी की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी, तो 10, अच्छा नीचे 2 आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो g में से 3g/5 क्या हो गया, माइनस कर दिया, तो ये वाला तो कितना हो गया, 2g/5, ये 2 बच गया इधर की ओर, तो ये 2, 10 से क्या हो गया, 10 कैंसिल, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बेटा? अब देखो गौर करना, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन से वाला, स्लो होगी क्या स्क्रीन थोड़ी सी, ये वाला m1a1 प्लस m2a2, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, किसके लिए, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए। बोलो हवा लगी क्या? तो देखो गौर करना, इसका मास कितना, m, इसका मास कितना, m, एक्सीलरेशन कितना, 2, किधर की ओर, नीचे की ओर, -2j। किसी को एतराज हो तो बोल दो, किसी को खिचखिच हो तो बोल दो। दूसरे वाला मास देखो, ये वाला मास भी कितना, m, वैल्यू कितनी इसकी एक्सीलरेशन की, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन थोड़ा एंगल ध्यान देना, ये 37 है तो ये 37 है कि नहीं है, तो ये क्या लिखना पड़ेगा, 2 को, 2 cos 37 i कैप, 2 cos 37 i कैप प्लस दूसरा कंपोनेंट इसका इधर की ओर कितना हो जाएगा, 2 sin 37 j कैप, j कैप। यस सर कि नो सर, बाई 2 है। क्लियर है बेटा? कितना हो गया बताओ, -2 से डिवाइड भी कर दो, साथ साथ ही कर दो, और क्या है, देखो क्लियर, -j कैप, cos 37 4/5, तो 4/5 i कैप, फिर प्लस 3/5 j कैप, तो 4/5 i कैप, 4/5 i कैप, -1 और ये प्लस का 3/5, तो माइनस का 2/5 बच गया, माइनस का 2/5 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो कोई डाउट हो तो बोल दो।
आंसर। यदि मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या कर दो, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर का अंडर रूट। कोई डाउट हो तो बोलो।